हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिति क्लासेस। गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। हम क्लास 11th एनसीईआरटी पढ़ रहे थे ज्योग्राफी का फॉर आवर यूपीएससी एग्जाम और हम चैप्टर 1 फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है ना गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत सारी थ्योरीज़ के बारे में पता चलेगा कि अर्थ कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना। तो एकदम एक्टिवनेस के साथ बैठेगा और हम बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आज का चैप्टर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत कुछ बताएगा और सिखाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। चैप्टर का नाम है द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ कैसे बना, उसका ओरिजिन क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरे साथ एकदम रहिएगा हमारे वीडियो में, क्लास में एक्टिव रहना है और हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है द अर्ली थ्योरीज ऑफ अर्थ्स ओरिजिन। नाउ गाइस, लोगों को ना ये क्यूरियोसिटी तो हुई होगी ना कि अर्थ कैसे बना होगा, कहाँ से आया होगा, ये दुनिया कैसे बनी, करेक्ट। सबको क्यूरियोसिटीज़ होती है सारी। तो अर्थ के ओरिजिन पे बहुत सारी अर्ली थ्योरीज दी गई। ठीक है, मल्टीपल हाइपोथेसिस प्रपोज टू एक्सप्लेन अर्थ्स ओरिजिन। बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई थी कि भाई अर्थ कैसे बना होगा। ठीक है, अर्ली आइडियाज़ व फिलोसफिकल लेटर बिकेम साइंटिफिक। सो पहले भी जितने भी आइडियाज़ बने होंगे ना गाइस, वो सारे फिलोसफिकल होंगे कि अच्छा अर्थ ऐसे बना होगा, वैसे बना होगा। लेटर क्या हुआ, एविडेंस के साथ देना पड़ा एंड लेटर जो है स्टडी है हमारी साइंटिफिक बन गई। फोकस वॉज मेनली ऑन अर्थ एंड प्लैनेट्स, नॉट द यूनिवर्स। सो गाइज, पहले लोग की जो सोच है ना वो वही था कि भाई प्लैनेट कैसे बना होगा, अर्थ कैसे बना होगा, तो उस पर मेनली फोकस था। यूनिवर्स के बारे में अभी कोई सोच नहीं रहा था। ठीक है, एंड दीज थियरीज फॉर्म द बेस फॉर द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। सो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का जो बेस है, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसका जो बेस है यही थियरीज ने बनाया था, जिसमें हमें बताया गया कि अर्थ का ओरिजिन क्या है, अर्थ कैसे बना होगा, एंड इसी पे बहुत सारी थ्योरीज आई। सो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज नोन एज योर नेब्यूलर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, एकदम ध्यान से पढ़ेगा, बहुत अच्छे से मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू और डिटेल्स के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, चलिए। तो नेबुलर हाइपोथेसिस जो है ये हमारा ये बताता है कि भाई प्लैनेट कहाँ से आया होगा, अर्थ कैसे बना होगा। ठीक है, इट वॉज प्रपोज बाय अ जर्मन फिलोसफर जिनका नाम है इमैनुअल कांट एंड लेटर इट वॉज रिवाइज बाय पियरे साइमन लैप्लेस इन 1796। तो एक बहुत ही जर्मन अच्छे फिलोसफर जी ने हमें प्रपोज की थी नेबुलर हाइपोथेसिस कि भाई हमारा जो अर्थ है और जो प्लैनेट्स है वो कैसे बना होगा। ठीक है, planets formed from a rotating cloud that is known as your nebula. Now guys, इसका नेब्यूलर नाम क्यों रखा गया है? नेब्यूला जो है बेसिकली एक क्लाउड को नाम दिया गया था, एक क्लाउड को रेफर किया गया। एक रोटेटिंग क्लाउड है जो पूरा डस्ट और गैसेस से बना हुआ है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, पूरा एक हमारा जो नेब्यूला है पूरा एक क्लाउड है जो डस्ट एंड गैस से बना हुआ है। और यही जो रोटेटिंग क्लाउड है, इसी की वजह से हमारे प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं। कैसे हुए, क्या हुआ, मैं आगे डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी। अभी क्या आप इतना समझें कि जो हमारा नेब्यूला एक क्लाउड है, डस्ट एंड गैसेस का बना, और वहीं से हमारे प्लैनेट्स जो है फॉर्म हुए हैं। ठीक है, नेब्यूला वॉज एसोसिएटेड विद अ यंग सन। और नेब्यूला को गाइज यंग सन भी एसोसिएट किया गया है, मतलब नेब्यूला जो हमारा एकदम यूथफुल सन की तरह है। Considered the first scientific explanation of planetary origin. So guys, नेबुलर हाइपोथेसिस इतना इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया गया था प्लानिटरी ओरिजिन को समझने के लिए। सो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, तो ये जो नेब्यूला है, ये क्लाउड से प्लानट कैसे फॉर्म हुआ है, अब हम इस पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करती है फॉर्मेशन प्रोसेस की। ना गाइस, ये देखिए, ये मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा पिक्चर बनाया हुआ है, पूरा फॉर्मेशन प्रोसेस बताएगा आपको कैसे हमारा ये क्लाउड से प्लानट तक का जर्नी जो है वो कैसा रहा। ठीक है, रोटेटिंग नेब्यूला जो है हमारा फ्लैटेंड इनटू अ डिस्क। सो गाइस, पहले हमारा एक क्लाउड था ये। ठीक है, ये क्लाउड हमारा रोटेट कर रहा है, डस्ट और गैस से बना हुआ है ये क्लाउड, और ये हमारा रोटेट कर रहा है और ये फॉर्म हो जाता है इनटू दिस रोटेटिंग डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में। ये हमारा रोटेटिंग नेब्यूला है, रोटेटिंग क्लाउड है, और हमारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एंड ये जो हमारा रोटेट हो रहा है उसके बीच में क्या बन रहा है हमारा सन। नाउ द सन इज फॉर्म्ड एट द सेंटर। ये जो पूरा नेब्यूलर क्लाउड जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में है, वहाँ पे बीच में हमारा सन फॉर्म हुआ है। ठीक है, रिमेनिंग मटेरियल जो है सराउंडेड इट एंड मैटर ग्रेजुअली कंडेंस टू फॉर्म प्लैनेट। सो गाइज, हो क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे कि जो हमारा नेब्यूला है, ठीक है, वो हमारा एक तो डस्ट और गैसेस क्लाउड है, वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में है, रोटेट हो रहा है, बीच में सन फॉर्म हुआ। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रोटेट होते हैं। ठीक है, और ग्रेजुअली वो कंडेंस होकर हमारा प्लैनेट बनाता है। जो मैटर जो उसको सराउंड करा हुआ है वो कंडेंस होकर हमारा प्लैनेट बनाता है। ये देखिए गाइज, ये नेब्यूला है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे सन बना। अब ये देखिए यहाँ पे अक्रेशन हो रहा है। ठीक है, अक्रेशन मतलब डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे होकर जो हमारा डस्ट क्लम्पिंग हुआ। ठीक है, फिर हमारा प्लैनेटिस्मस बना, मतलब छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज़ बड़े हो के हमारा प्लैनेट फाइनली जाके बन गया। दिस इज हाउ हमारा जो प्लैनेट्स है सन के आसपास जो घूम रहे वो बने। नाउ इसी थ्योरी में कुछ मॉडर्न जो है हमारे मॉडिफिकेशंस भी करे गए थे गाइस।
ठीक है, ये भी पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई नेबुलर हाइपोथेसिस में ये तो हमें समझ में आया कि अच्छा नेबुला एक क्लाउड था, फिर वो सन बना, फिर वो डस्ट पार्टिकल्स घूमते घूमते प्लैनेट्स फॉर्म करते हैं, पर इसके मॉडर्न मॉडिफिकेशंस क्या है ना, ये जो हमारी थ्योरी इट वाज रिवाइज्ड बाय ओटो श्मिट एंड कार्ल विज़ेकर। उन्होंने क्या बताया हमें कि सोलर नेबुला बताया इसे, और सोलर नेबुला जो में है हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट गैसेस है। मतलब अभी तक हम पता कर रहे थे कि डस्ट और गैसेस घूम रहे हैं, अब इन्होंने ये बताया कि उसको सोलर नेबुला कहा है, ठीक है। और इसी में हमारा हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस आपको देखने को मिलेगी और डस्ट देखने को मिलेगा। यही जो पार्टिकल्स है वो कोलाइड करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है और जिसके वजह से डिस्क शेप्ड क्लाउड बनता है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा हमारे नेबुलर हाइपोथेसिस में कि हमारा क्लाउड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मॉडर्न मॉडिफिकेशंस में क्या हो रहा है कि डिस्क शेप्ड क्लाउड बना। कैसे? क्योंकि जो हमारा सोलर नेबुला हाइड्रोजन हीलियम गैस से बना, ये पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं और फ्रिक्शन की वजह से दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप्ड क्लाउड, तभी हमारा एक डिस्क शेप्ड क्लाउड बनता है। अभी देखिए अक्रेशन थ्योरी क्या कहती है, प्लैनेट्स फॉर्म्ड थ्रू अक्रेशन। अक्रेशन मतलब क्या होता है गाइस कि ये जो डिस्क शेप्ड क्लाउड है वहाँ पे हमारा बीच में सन बना, अब जो हमारे साइड में जो डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वहाँ पे अक्यूमुलेशन होगा, अक्रेशन होगा। अक्रेशन मतलब होता है ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन, मतलब ये जो डस्ट पार्टिकल्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं बहुत सालों तक, और ये इकट्ठा होकर करते क्या है, ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, ये कंबाइन बढ़ते हैं बड़ी बॉडीज़ बनाने के लिए। डस्ट पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर बॉडीज़। सो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, देखिए आपको टकरा रहे हैं, एकदम ये पत्थर जैसा आपको दिख रहे होंगे मेरे पिक्चर में। ये जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स है एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कंटिन्यूस कोलिजन्स होते हैं, ठीक है, विच इंक्रीज द साइज एंड मास। कंटिन्यूस कोलिजन में साइज और मास जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और ये कोलाइड करते करते सारे प्लांटिस्मस जो फॉर्म हो रहे हैं हमारे, देखिए कंटिन्यूस फ्रीक्वेंट कोलिजन्स हो रहा है, जिसकी वजह से एंड में इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर प्लैनेट। सो दिस इज़ हाउ प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड। आई होप आपको पूरा नेबुला आपको समझ में आया कि क्या हुआ। हमारा जो नेबुला है सोलर नेबुला, इसमें हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बना है, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस हैं, ठीक है, वो हमारा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में बनता है, बीच में सन फॉर्म हो जाता है और जो डस्ट पार्टिकल्स उसको सराउंड करे हुए हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स कंटिन्यूस कोलिजन्स में रहते हैं, इस वजह से स्मॉल बॉडीज़ बनती है, वो बड़े होकर हमारे कोलाइड करके मिक्स होकर हमारा एक बड़ा प्लैनेट फॉर्म कर देती है। दिस इज़ हाउ प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड। आई होप आपको नेबुलर हाइपोथेसिस पूरा अच्छे समझ में आया कि कैसे हमारा प्लैनेट फॉर्मेशन हुआ, कैसे हमारा अर्थ बना। सो दिस इज़ हाउ नेबुलर हाइपोथेसिस समझाया गया है कि हमारे प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए हैं। चले आगे बढ़ते हैं हम गाइस। अब हमने क्या पता किया कि भाई प्लैनेट कैसे फॉर्म हुए, अर्थ कैसे हुए, इतना पता चलिए, हमने एक नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी बनाई ये चीज़। अब जो हमारा जो शिफ्ट है, हमारा एक साइंटिफिक फोकस में शिफ्ट आता है, ठीक है। इसमें हम क्या सोचा, हमने सोचा भाई अर्थ बनी, अब हम ये भी सोच सकते हैं ना कि यूनिवर्स कैसे बना होगा, यही एक साइंटिफिक फोकस में हमारा शिफ्ट आया। लेटेस्ट स्टडीज़ फोकस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। सो पहले जो स्टडी किया गया था वो किया गया था कि प्लैनेट कैसे बना होगा, अर्थ कैसे बना होगा। अब हम किस पे जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं कि भाई यूनिवर्स कैसे बना होगा, हम उस पर भी सोच सकते हैं। देखिए ब्रॉडर कॉस्मोलॉजिकल थियरीज डेवलप की गई, अर्थ ओरिजिन थियरीज बिकेम पार्ट ऑफ द लार्जर मॉड्यूल्स एंड नेबुलर हाइपोथेसिस रिमेन्स फाउंडेशनल। सो हमारा फाउंडेशनल थियरी जो हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस ही है, हमें पता चले कि हमारा प्लैनेट और अर्थ कैसे बना होगा। इसी के साथ हम और भी थ्योरीज लेके आए, कॉस्मोलॉजिकल थियरीज जो डेवलप हुई ये पता करने के लिए कि यूनिवर्स कैसे बना होगा गाइस। आई होप आपको मज़ा आ रहा है कि नेबुलर हाइपोथेसिस कैसे पता चला कि अर्थ बना हमारा। अब हम जाएंगे हमारा कि यूनिवर्स कैसे बना, और ये जो थ्योरी है ये अपने नाम ही सुना होगा, बहुत फेमस थ्योरी और बहुत एक्सेप्टेड थ्योरी है, दैट इज़ नोन एज योर बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसके नाम पे बहुत सारी सीरीज़ भी बनी है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बना होगा, ठीक है, उसको समझने के लिए बिग बैंग थ्योरी आएगा। इस बिग बैंग थ्योरी क्या होता है मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी, सारे स्टेजेस के साथ, एकदम एक्टिवनेस के साथ बैठेगा, ठीक है। चलो ये हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसका ये भी नाम है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ना ये नाम क्यों रखा गया अभी आपको पता चल जाएगा। इट वॉज प्रपोज विद एविडेंस बाय एडविन हबल इन 1920। सो एडविन हबल जी ने प्रपोज करी थी हमारी जो थ्योरी है इन 1920। और उन्होंने क्या प्रपोज किया, उन्होंने ये बताया कि गैलेक्सीज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर ओवर टाइम। मतलब क्या बोले कि जो गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं विद टाइम, जिसकी वजह से ये कंफर्म होता है दैट द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग। सो गाइस गैलेक्सी जो एक दूसरे से दूर हो रही है, मतलब यूनिवर्स सच में एक्सपैंड कर रहा है। ये हमारा बिग बैंग थ्योरी का कहना है कि यूनिवर्स जो हमारा वो एक्सपैंड हो रहा है, देयरफॉर द नेम कम्स एज एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। समझ आया आपको कि बिग बैंग थ्योरी में क्या हो रहा है, ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्स जो हमारा वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है। अब ऐसा क्या है इसमें, इसको हम और डिटेल में बात करेंगे कि कैसे बिग बैंग थ्योरी बनी। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि बलून एनालॉजी क्या है गाइस। सो बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए एक बलून एनालॉजी से हम बताएंगे कि भाई कैसे एक्सपैंड कर रहा है, कैसे समझे इस चीज़ को, तो एक बलून की मदद से हम समझेंगे, ठीक है।
गैलेक्सीज कंपेयर टू द पॉइंट्स ऑन एन एक्सपैंडिंग बलून। आप समझो एक बलून है, ठीक है, गैलेक्सीज को हमने ये पॉइंट से कंपेयर कर दिया कि ये जो पॉइंट्स हमारी गैलेक्सीज है, तो ये बलून में हमारी गैलेक्सीज बनी हुई है, मतलब पॉइंट्स को हमने कंपेयर कर दिया उससे। नाउ एज द बलून एक्सपैंड्स डिस्टेंसेज बिटवीन पॉइंट्स इंक्रीज। अब जैसे आप बलून एक्सपैंड करोगे क्या होता है, ये पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, करेक्ट। वही सेम चीज़ हो रही है कि जो हमारी गैलेक्सीज है वो वही है, हमने बलून एक्सपैंड किया तो जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। डिमॉन्स्ट्रेट्स एक्सपेंशन ऑफ स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज, तो जो गैलेक्सीज के बीच का स्पेस है वो भी बड़ा होगा, करेक्ट। तो वही चीज़ समझाने के लिए कि कैसे स्पेस बढ़ रहा है, बलून हमारा बड़ा हो रहा है, जो गैलेक्सीज है वो वही है, उनके बीच का सिर्फ डिस्टेंस बढ़ रहा है। लिमिटेशन क्या समझाता है, दैट गैलेक्सीज देमसेल्व्स डू नॉट एक्सपैंड, ओनली स्पेस डज। गैलेक्सीज खुद एक्सपैंड नहीं हो रही गाइस, गैलेक्सीज के जो डिस्टेंस है, दूसरी गैलेक्सीज बीच में डिस्टेंस है वो एक्सपैंड हो रहा है क्योंकि स्पेस एक्सपैंड हो रहा है। सो ये हमारा बिग बैंग थ्योरी का कहना है कि भाई यूनिवर्स जो हमारा वो एक्सपैंड कर रहा है, और ये पता कैसे चल रहा है, क्योंकि गैलेक्सीज के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ रहा है। लिमिटेशन ये है कि गैलेक्सीज जो है वो नहीं एक्सपैंड करिए, ध्यान रखिएगा गाइस। इसलिए हमने बलून का समझाया कि जो पॉइंट है हमारी गैलेक्सीज है ये कहीं नहीं बढ़ रहे हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, जस्ट लाइक अ बलून जैसे वो एक्सपैंड करता है, सेम वे। तभी ये बलून एनालॉजी से थ्रू समझाया गया कि अब बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आए कि क्या एक्जैक्टली बिग बैंग थ्योरी है। नाउ बिग बैंग थ्योरी के हम स्टेजेस पे जाते हैं कि भाई ये सच में कैसे बनी होगी, ठीक है। तो ये मैंने बहुत एक पिक्चर डाला हुआ है गाइस, बहुत अच्छे से हम सारी चीज़ें को समझेंगे, कैसे बिग बैंग थ्योरी, कैसे हमारा यूनिवर्स कैसे बना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है इनिशियल स्टेज ऑफ बिग बैंग। नाउ बिग बैंग थ्योरी का जो इनिशियल स्टेज है वो क्या है कि यूनिवर्स पहले कैसा होगा, फिर कैसे बना, ठीक है, हम पूरा समझेंगे इस चीज़ को। यूनिवर्स एग्जिस्टेड एज अ टाइनी बॉल दैट इज सिंगुलर एटम। सो गाइज ये कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये जो थ्योरी में ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स जो है वो पहले एक छोटा सा टाइनी बॉल था, ठीक है, एक सिंगुलर एटम था, ये हमारा एक छोटा सा टाइनी बॉल। ये देखिए स्टेज 1 है यहाँ पे पिक्चर में, देखिए ये हमारा एक छोटा सा टाइनी बॉल था। यूनिवर्स एग्जिस्टेड एज अ स्मॉल टाइनी बॉल, बहुत ही छोटा सा बॉल था, इट्स हम सिंगुलर एटम कह रहे हैं, ठीक है, सिंगुलर एटम में एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम विथ इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी। मतलब ये छोटे से टाइनी बॉल में जिसमें यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगुलर एटम जो है उसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी है, मतलब सारा मैटर एक ही पॉइंट पे पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, ऑल मैटर कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट। सो ये हमारा इनिशियल स्टेज होगा। बिग बैंग थ्योरी ये कह रही है कि भाई यूनिवर्स पहले कैसा होगा, एक छोटा सा टाइनी बॉल की तरह होगा, सिंगुलर एटम में बहुत सारा टेम्परेचर, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी होगी और सारा मैटर एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ऐसा हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट किया होगा एज अ टाइनी बॉल। सो दिस इज द स्टेज 1 कि बिग बैंग थ्योरी बता रही है कि यूनिवर्स पहला ऐसे था। अब वो बना कैसे, एक्सपेंशन होगा गाइस। स्टेज 2 क्या है हमारा, बिग बैंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या कह रहा है, वायलेंट एक्सप्लोजन अकर्ड अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। तो यही टाइनी बॉल में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, विच लेड टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। जो हमारा टाइनी बॉल का यूनिवर्स जैसा एग्जिस्ट कर रहा है, जब उस पर एक्सप्लोजन होगा तो वो एक्सपैंड करेगा, एक रैपिड एक्सपेंशन आएगा यूनिवर्स का। एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर। सो इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ है गाइस, तो जो एनर्जी है वो पूरा मैटर में कन्वर्ट कर जाएगी। फर्स्ट एटम्स फॉर्म्ड विद इन 3 मिनट्स। मतलब ये इतना बड़ा एनर्जी जो हमारी कन्वर्ट हो रही है मैटर में गाइस, इतना बड़ा एक्सपेंशन है कि जो पहले कुछ एटम्स फॉर्म हुए वो 3 मिनट में ही फॉर्म हो गए, ठीक है। सो दिस इज हाउ बिग बैंग एक्सपेंशन हुआ, कि बताया जा रहा है पहले यूनिवर्स एक छोटा टाइनी बॉल था, उसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, अब उसमें एक्सपेंशन आया, बहुत सारा एनर्जी जो कन्वर्ट हमारा मैटर में, एटम्स फॉर्म हुए, ठीक है। तो ये हमारा बिग बैंग एक्सपेंशन, दिस इज हाउ यूनिवर्स बड़ा सा एक्सपैंड करके बना होगा, ठीक है। अब स्टेज 3 में बताएंगे कि भाई पूरा यूनिवर्स कैसे बना होगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक मैटर। मतलब पहले तो वो बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। अब हम बात करें कि कैसे एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर 3 लाख ईयर्स टेम्परेचर ड्रॉप टू 4500 केल्विन। सो गाइज आपको पता है यूनिवर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको बहुत इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी बताया गया। तो ये जो हमारा एक्सपेंशन होने के बाद क्या होगा, बहुत सालों के बाद अब ये टेम्परेचर एक कम हो गया, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया टू 4500 केल्विन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एटॉमिक मैटर हुआ, स्टेबल एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन हुआ बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप कर गया हमारा। यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट, एक्सपेंशन कंटिन्यूड एट अ स्लोअर रेट। सो यूनिवर्स हमारा बन गया, एक स्टेबल एटॉमिक मैटर बन गया, फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल एटॉमिक मैटर, हमारा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट बन गया, एंड हमारा ये जो एक्सपेंशन है वो कंटिन्यूस है एट अ वेरी स्लोअर रेट। तभी बिग बैंग थ्योरी ये कहते हैं कि यूनिवर्स जो हमारा वो एक्सपैंड कर रहा है। आई होप आपको पूरे 3 चीज़ अच्छे समझ। बिग बैंग थ्योरी में गाइस हुआ क्या है, यूनिवर्स एक छोटा टाइनी बॉल की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी है, ठीक है। जैसे ही उस पर एक्सप्लोजन होता है बहुत बड़ा, एक रैपिड एक्सपेंशन होता है यूनिवर्स का, ठीक है, एटम्स फॉर्म होते हैं, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, और आफ्टर 3 लाख ईयर्स
जो हमारा टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर जाता है, जिसकी वजह से एक स्टेबल एटॉमिक मैटर फॉर्म हो पाता है और हमारा यूनिवर्स जो है ट्रांसपेरेंट बन जाता है। और ये जो एक्सपेंशन है वो स्लोअर रेट पे कंटिन्यूड है। सो दिस स्टेट्स योर बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यही दावा करती है दैट यूनिवर्स अभी भी हमारा स्लोली एक्सपैंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन गैलेक्सी खुद मूव नहीं हो रही, गैलेक्सी नहीं बड़ी हो रही है, गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि ये यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहा है। आपको अच्छे से समझ में आएगा इस नेबुलर हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस, अच्छे समझ में आएगी कैसे अर्थ और प्लैनेट्स बने। अब बिग बैंग थ्योरी समझा दी कैसे यूनिवर्स बना। आई होप आपको बहुत अच्छे से तीनों स्टेजेस क्लियर हो कि हमारा बिग बैंग थ्योरी कह क्या रहा है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड फेमस थ्योरी। नाउ गाइस, एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी है दैट इज नॉट योर स्टेडी स्टेट। सो यूनिवर्स का जो ओरिजिन है वो बताने के लिए बिग बैंग थ्योरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। भैया हाँ, मान लेगी जो ये बोल रहे हैं वो सही है, ठीक है। लेकिन इसकी एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी है जिसको हम कहते हैं स्टडी स्टेट। ना ये स्टडी स्टेट, ठीक है। ये जो थ्योरी इट वाज प्रपोज बाय फ्रेड होय। इन्होंने हमें बताया कि भाई एक और थ्योरी है, उनका भी ये कहना था कि नहीं यूनिवर्स ऐसे भी होगा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी में जो कहा है वो शायद अलग होगा। तो उन्होंने ये बताया कि यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम। सो जो इनकी थ्योरी है ये क्या कह रहे हैं अपनी थ्योरी में कि यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रहा है। बिग बैंग थ्योरी में क्या बता रहे थे दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग एट अ स्लोअर रेट। लेकिन इनकी थ्योरी जो फ्रेड होयल की थ्योरी है, दैट इज ऑल्टरनेटिव थ्योरी जो हमारी, वो कह रही है कि यूनिवर्स कांस्टेंट है ओवर टाइम, इट इज़ नॉट एक्सपैंडिंग। वो ये कह रहे हैं दैट न्यू मैटर कंटिन्यूसली क्रिएटेड। मतलब ये थ्योरी के हिसाब से वो ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स के अंदर न्यू मैटर कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहा है। यूनिवर्स तो कांस्टेंट ही है, यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रहा है, बट न्यू मैटर कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहा है। ये जो थ्योरी गाइस ये लेस एक्सेप्टेड थ्योरी है ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस। सो ये जो फ्रेड होयल उन्होंने हमें ये थ्योरी बताई कि यूनिवर्स कांस्टेंट है, ठीक है, बस उसके अंदर न्यू मैटर कंटिन्यूसली क्रिएट होता जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रहा। उन्होंने ये चीज़ नहीं बताया कि भैया यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। मतलब वो बिग बैंग थ्योरी जो है उसमें बोले कि यूनिवर्स एक्सपैंड करे, पर इनकी ऑल्टरनेटिव थ्योरी ये कह रही है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्रिएशन ऑफ मैटर कंटिन्यूस है, ठीक है। और जो हमारा यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंट है। उन्होंने हमें ये चीज़ ये थ्योरी में बताया। ये जो थ्योरी है गाइज ये भी एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी बताई गई हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर, लेकिन थोड़ी लेस एक्सेप्टेड है क्योंकि कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे एविडेंस है कि भाई यहाँ सच में गैलेक्सी के बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इज योर अनदर थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। सो गाइस कंक्लूजन क्या निकलता है? द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी वही है हमारी द बिग बैंग थ्योरी, जो बहुत ही फेमस थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है वाइडली एक्सेप्टेड है टुडे। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशनल एविडेंस है गाइस, ठीक है। वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जो है वो है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हो रहा है अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता है यहाँ पे, इसलिए इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी। तो ये बहुत ही अच्छा एविडेंस हमें देता है कि भाई सच में बिग बैंग थ्योरी में जो यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड करे, देयरफॉर द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो बताती है कि यूनिवर्स कैसे बना होगा, इट्स योर बिग बैंग थ्योरी। आई होप आपको दोनों चीज़ें समझ में आई, ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है गाइज आप लोग के लिए। अगर आपको ये दोनों अच्छे समझ में आ गए मुझे जल्दी से क्वेश्चन बताइए, आप ज़रूर लिख लेंगे गाइज। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन खोलिए और आंसर लिखिए, ठीक है। सोना नहीं है मेरी क्लास में, यू हैव टू बी रियली एक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? अभी जस्ट हमने पढ़ा है गाइज, आप सच में आंसर दे लोगे, आपको पता है और आप टाइप भी कर सकते हो, करेक्ट। कमेंट सेक्शन खोलिए और मुझे आंसर बताइए। 4 ऑप्शंस आपके पास, नेबुलर हाइपोथेसिस, बिग बैंग थ्योरी, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस एंड ट्राइबल थ्योरी। इन चारों में से कौन सी थ्योरी है जो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एक्सप्लेन करती है कि यूनिवर्स कैसे बना होगा? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, पक्का। चलिए मैं आंसर बता दूँ गाइज, द आंसर इज द बिग बैंग थ्योरी। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिखा हो और मैं अपना आंसर चेक भी किया। सो गाइज ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स जो है बिग बैंग थ्योरी हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जा रहे हैं हमारे स्टार फॉर्मेशन पे। गाइज हमने पता कर लिया यूनिवर्स कैसे बना होगा, अर्थ कैसे बना होगा, और स्टार्स कैसे बने होंगे, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अर्ली यूनिवर्स हैड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। नो गाइस सबसे पहले जो यूनिवर्स बना होगा, जो अर्ली यूनिवर्स है, ठीक है, मतलब सबसे पहले जो यूनिवर्स जब बना होगा तो उसके अंदर मैटर और एनर्जी ना एकदम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, करेक्ट। मतलब क्योंकि पहले तो स्टेबल एटॉमिक मैटर नहीं था, करेक्ट। बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा था कि भाई यूनिवर्स जब बना बाद में स्टेबल मैटर बना, तो पहले जब अर्ली यूनिवर्स रहा होगा तब अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था सारा मैटर और एनर्जी। नाउ मैटर एनर्जी के जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस आता है गाइस, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे अलग अलग मासेस है तो डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है। मैटर एनर्जी जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देयरफॉर डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट होता है। नाउ डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मासेस है
सो डेंसिटी डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैटर जो है वो क्लस्टर कर जाता है, मतलब एकदम जुड़ जाता है, इकट्ठा हो जा रहा है, मैटर क्लस्टर हो रहा है टुगेदर फॉर्मिंग गैलेक्सीज। तो यहाँ से ऐसे गैलेक्सीज बनी। आपको समझ में आएगा इसकी हुआ क्या। एक तो मैटर एनर्जी दोनों अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड है भैया अर्ली यूनिवर्स में, क्योंकि तब तो स्टेबल एटॉमिक मैटर नहीं था, करेक्ट। तो ये अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट तो क्या होगा, डेंसिटी में डिफरेंस आएगा भाई, मैटर और एनर्जी दोनों हैं, करेक्ट। मासेस होंगे, अलग अलग मासेस होंगे तो डेंसिटी भी डिफरेंट होगी। सो ये डेंसिटी डिफरेंसेस क्या क्रिएट करती है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस को क्रिएट करती है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेस बनेगा इन दोनों के बीच में, जो बॉडीज़ है अलग डिफरेंट डेंसिटीज़ की, जिसकी वजह से जो मैटर है हमारा पूरा एक जगह क्लस्टर कर जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रही है, हमारी गैलेक्सीज फॉर्म हो रही है। गैलेक्सीज कंटेन्स बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड स्पैन वास्ट डिस्टेंसेस। डायमीटर्स क्या है हमारे गैलेक्सीज के, फ्रॉम 80,000 to 1,50,000 लाइट ईयर्स। ना गाइस लाइट ईयर्स क्या होता है, लाइट ईयर मतलब ये होता है कि हमारी जो लाइट है वो एक साल में कितना ट्रैवल कर सकती है, उससे हम लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। तो लाइट की जो स्पीड है उसके हिसाब से वो एक साल में कितना ट्रैवल करते हैं, हम लाइट ईयर कहते हैं। तो डायमीटर क्या है गैलेक्सीज का, 80,000 लाइट ईयर से शुरू हो रहा है, मतलब आप समझो कि 80,000 साल लगेंगे उसे डायमीटर कवर करने में गैलेक्सी का। 80,000 ईयर्स लग सकते हैं टू 1,50,000 ईयर्स लग सकते हैं पूरा एक डायमीटर जो है उसको कवर करने का गैलेक्सीज का। सो इतना बड़ा है गैलेक्सीज का डायमीटर्स। सो दिस इज हाउ गैलेक्सीज आर फॉर्म्ड, की कैसे डेंसिटी डिफ्रेंशिएट कर गई बिकॉज ऑफ डिफरेंट मासेस, मैटर एनर्जी डिफरेंशिएट अलग अलग है, एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हुआ और सारा मैटर क्लस्टर होकर एक गैलेक्सीज फॉर्म करे। सो दिस इज हाउ स्टार फॉर्मेशन, ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज कैसे बना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स हम समझते हैं बहुत अच्छे से ना। गैलेक्सीज फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन गैस क्लाउड्स नेबुला, हम सबको पता है सारी चीज़ें कहाँ से बनी, नेब्यूला से बनी है। तो गैलेक्सीज जो हमारी हाइड्रोजन गैस क्लाउड जो हमारा नेब्यूला है उससे फॉर्म हुआ है। नेब्यूला डेवलप्ड डेंस क्लम्प्स ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ क्या हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से ना जो हमारे डेंस क्लम्प्स है, ठीक है, वो सारे क्लस्टर हो रहे हैं एक जगह पे, क्योंकि ग्रेविटी उन्हें खींच रही है एक जगह पे। जो हमारा नेब्यूला है उसकी वजह से डेंस क्लम्प्स बन रहे हैं बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटी। Clumps grew into denser gaseous bodies and collapse of these bodies led to the star formation. So guys हो क्या रहा है इधर पे, अब आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंशिएट करेगी, अभी हमने पढ़ा जैसे गैलेक्सीज फॉर्म हुई, करेक्ट। तो ये जो क्लम्स बनते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्लम्स क्या है, एक डेंसर गैशियस बॉडीज में ग्रो हो जाते हैं, मतलब एकदम गैशियस, बहुत डेंस गैशियस बॉडीज बन जाती है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ग्रेविटी फॉर्म हो रही है, वास्ट नेबुला डेंस क्लम्स बन रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस गैशियस बॉडीज़ में बन जाता है। और ये जो डेंस गैशियस बॉडीज़ है इनका जब कोलैप्स होता है तभी जाके हमारा स्टार फॉर्मेशन होता है, कि ये जो गैशियस बॉडीज़ है जब ये ग्रेविटी फोर्स की वजह से श्रिंक कर जाता है तब जाके हमारे स्टार्स फॉर्म होते हैं। दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स हैपन। स्टार्स हमारे फॉर्म हुए थे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। चलिए हम समझते हैं लाइट ईयर क्या होता है। अभी मैंने समझा आपको लाइट ईयर क्या होता है, फिर हम देखते हैं लाइट ईयर क्या है। यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, टाइम नहीं है इसका मतलब। डिस्टेंस क्या है, मतलब लाइट ट्रैवल्स एट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में लाइट हमारी ट्रैवल करती है। एंड 1 लाइट ईयर जो हमारा वो इक्वल है टू 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मतलब वो एक साल, ठीक है, अपनी स्पीड के हिसाब से वो एक साल में इतना किलोमीटर ट्रैवल कर लेती, उससे हम लाइट ईयर कहते हैं, मतलब डिस्टेंस का ये यूनिट है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेजर वास्ट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। डिस्टेंस बिटवीन, अगर हम अर्थ एंड सन देखेगा, मतलब सूरज हमारे धरती के बीच में डिस्टेंस क्या है, 149.6 मिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, मतलब 8.3 लाइट मिनट्स। इतना मिनट जो है हमारी लाइट को लगेगा ट्रैवल करना बिटवीन अर्थ एंड सन। सो लाइट ईयर में हमने मेजर किया। सो दिस इज़ योर लाइट ईयर यूनिट। आई होप आपको समझ में आया। मैंने आपको वहाँ भी समझाया था कि कैसे गैलेक्सीज का डायमीटर कितना, क्या लाइट ईयर होता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। एक क्वेश्चन आ रहा है गाइज आप लोग के लिए, जल्दी से क्वेश्चन जो है उसका आंसर लेके कमेंट सेक्शन ज़रूर खोलेगा। आई होप आपको गैलेक्सीज का फॉर्मेशन जो है, हमारा स्टार का जो फॉर्मेशन है, अर्थ का ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, चारों चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझ आए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में है और कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए गए। ये क्वेश्चन है गाइज प्रीलिम्स में पूछा गया था यूपीएससी के 2012 में, ठीक है। तो यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, हमारी फर्स्ट लाइन दी हुई है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। अगर गाइज आप वीडियो में पक्का एक्टिव थे ना तो आप पक्का ये आंसर लिख लोगे, कमेंट सेक्शन में लिख दोगे मुझे आंसर। चलिए मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2। ये दोनों हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से गाइज, करेक्ट। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी में, बिग बैंग थ्योरी में। जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होगा, मैं वेट कर रही हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया है, ये लिख लिया सबने। आगे बढ़ूँ, मैं आंसर बताऊँ पक्का। आई होप आपको याद हो, आपने मेरे साथ पढ़ा है अभी अभी जस्ट।
चलिए मैं आंसर बता रही हूँ गाइज, ये आंसर इज बोथ 1 and 2 ऑप्शंस करेक्ट है। मीन्स जो हमारे ओरिजिनल यूनिवर्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और जो गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से मूव अवे करी, मतलब गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है। करेक्ट। सो बोथ 1 and 2 आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। दोनों ही स्टेटमेंट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में ही हैं। करेक्ट, समझ आया सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ रहे हैं वही हमारे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में, बहुत अच्छे से यार डिटेल में और हम समझाएंगे कैसे हमारा प्लैनेट्स फॉर्म हुए गाइस। ठीक है, प्लैनेट्स फॉर्म फ्रॉम मटेरियल अराउंड यंग स्टार्स। तो यंग स्टार्स के जो आसपास मटेरियल है उसी से प्लैनेट बना। याद है ना, नेबुला हाइपोथेसिस में पढ़ा था। करेक्ट। ओरिजिन लिंक टू नेबुला, भाई सबका ओरिजिन जो हमारा नेबुला से ही लिंक्ड है गाइस। ठीक है, गैस एंड डस्ट क्लाउड जो हमारा नेबुला से ही लिंक्ड है। फॉर्मेशन अकर्ड इन मल्टीपल स्टेजेस ड्रिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो हम इसको बहुत डिटेल में स्टेजेस के थ्रू पढ़ेंगे कि कैसे प्लैनेट्स फॉर्म हुए हमारे नेबुला के थ्रू। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट स्टेज 1 अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ कोर एंड डिस्क। कैसे कोर एंड डिस्क बना? ठीक है, हम वहाँ पे ओरिजिन ऑफ अर्थ समझते कि अर्थ कैसे बना, अर्थ भी हमारा एक प्लैनेट है, वही सेम चीज़ यहाँ पे कि हमारा प्लैनेट कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, तो इस पर अलग से बताया गया है कि भाई सबसे पहले कोर एंड डिस्क कैसे फॉर्म हुआ होगा। स्टार्स फॉर्म्ड एज डेंस गैस लम्प्स इन नेबुला। सो गाइस, स्टार्स फॉर्म हुए कैसे? एक डेंस गैस लम्प्स के थ्रू नेबुला के अंदर। ठीक है, नाउ इसके अंदर क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हो गई। ठीक है, सेंट्रल कोर में ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएटेड अ सेंट्रल कोर। एक सेंट्रल कोर में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से क्या एक रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट फॉर्म होता है। हमने पढ़ा था, याद है कि रोटेटिंग डिस्क फॉर्म हो रहा है नेबुला हाइपोथेसिस में, सेम चीज़ है। अ रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट फॉर्म्ड अराउंड इट। सो गाइस, हो क्या रहा है, स्टार्स हमारे फॉर्म है कैसे? एक डेंस गैस लम्प्स कहते हैं नेबुला। अब वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रल कोर में फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से एक रोटेटिंग डिस्क बन जाता है गैस एंड डस्ट का। ठीक है, अब ये जो डिस्क है, दिस डिस्क प्रोवाइडेड मटेरियल फॉर प्लैनेट फॉर्मेशन। यही जो हमारी रोटेटिंग डिस्क है, जो हमारा नेबुला जो है रोटेटिंग डिस्क में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही हमें ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करता है जिससे हमारे प्लैनेट फॉर्म हो रहे हैं। स्टेज 2 हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेटेसिमल्स। ये चीज़ मैंने नेबुला हाइपोथेसिस में आपको दिखाई थी स्टेजेस में, यहाँ मैं फिर से दिखा रही हूँ, बहुत डिटेल में आपको समझ में आएगा कि कैसे पहले हमारा रोटेटिंग डिस्क बना, अब उससे हमारे प्लैनेटेसिमल्स बनेंगे। गैस कंडेंस्ड इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो स्मॉल बॉडीज जैसे राउंड ऑब्जेक्ट्स में हमारा गैस जो है कंडेंस हो जाता है। ये देखिए आपको स्मॉल बॉडीज दिख रही है, यही हमारा स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट्स है। नाउ दीज ऑब्जेक्ट्स कंबाइन थ्रू कोहेजन। ये ऑब्जेक्ट्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, थ्रू कोहेजन फोर्स एंड फॉर्म्ड प्लैनेटेसिमल स्मॉल सॉलिड बॉडीज। सो गाइस, प्लैनेटेसिमल्स क्या है? प्लैनेट्स का ही पार्ट है, स्मॉल सॉलिड बॉडीज़ है और इसी में कोलिजन्स होता है। बहुत सारे प्लैनेटेबल्स जो है हमारे स्मॉल स्मॉल बॉडीज जो है कोलिजन्स होते हैं एंड ग्रेविटी इंक्रीज देयर साइज। ऑब्वियसली बात है गाइस, 2 बॉडीज़ है इधर, तो ऑब्वियसली ग्रेविटी होगी, करेक्ट। सो कोलिजन्स होगा, ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज कर देगा इनका साइज, तभी जाके हमारा प्लैनेट्स फॉर्म हो रहा है। कैसे? प्लैनेटेसिमल्स जो है दे कोलाइड करते हैं और मर्ज कर जाते हैं टुगेदर एंड अक्रेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बॉडीज। अक्रेशन थ्योरी याद है, हमने नेबुला हाइपोथेसिस में पढ़ी थी। अक्रेशन मतलब क्या हो रहा है कि जो स्मॉल बॉडीज़ है वो टकरा रहे हैं कंटिन्यूसली और टकराने की वजह से इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह, और ये जो अक्रेशन मतलब ये अक्यूमुलेट हो रहे हैं एक जगह, इकट्ठा हो रहे हैं, जिसकी वजह से लार्ज बॉडीज़ बन रही है स्मॉल बॉडीज़ से। सो ग्रेजुअली फॉर्म्ड फ्यूअर बिगर ऑब्जेक्ट्स एंड फाइनल रिजल्ट क्या हमारा कि हमारा ऐसे ही प्लैनेट्स फॉर्म हो गया है गाइस। सो दिस इज़ हाउ प्लैनेट्स आर फॉर्म। 3 स्टेज हमने पढ़ा कि कैसे हमारा पहले डिस्क बना, ठीक है, स्टार्स फॉर्म में डेंस ग्लास लैम्प से, तो नेबुला में ही हमारा एक डिस्क बना, रोटेटिंग डिस्क, और वहीं से हमें मटेरियल प्रोवाइडर्स नोन एज प्लैनेटेसिमल्स। ये प्लैनेटेसिमल्स जो हमारे घूम रहे हैं, एक दूसरे को लाइट कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी इंक्रीज कर देती है इनका साइज, और फाइनली ये सारी जो हमारे अक्रेशन की वजह से एक जगह एक्यूमुलेट हो गई, सारी बॉडीज मिला के एक बिगर ऑब्जेक्ट जैसे और प्लैनेट फॉर्म करते हैं। सो दिस इज हाउ योर प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड। यही सेम चीज़ हमने नेबुला हाइपोथेसिस में पढ़ी थी अर्थ को समझने के लिए। यहाँ पे हमने यही समझा कि भाई प्लैनेट्स कैसे फॉर्म है फ्रॉम दिस नेबुला क्लाउड। आई होप आपको समझ में आया कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए। यही हमारी सारी बॉडीज जो घूमते हैं पार्टिकल्स, एंड तभी हमारे प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं गाइस। चलिए, एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए गाइस, प्लीज़ जल्दी से कमेंट सेक्शन खोलिए और मुझे आंसर बताएं। एज ऑफ अर्थ क्या है गाइस? अर्थ कितने सालों पहले फॉर्म हुई? जल्दी से बताइए मुझे आंसर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अपना आंसर बाद में चेक करिएगा, पता चल जाएगा आंसर क्या है। एज ऑफ द अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स, 13.8 बिलियन ईयर्स, 1 मिलियन ईयर्स एंड 10 बिलियन ईयर्स। दोनों में से हमारा आंसर क्या है? जल्दी से बताइए मुझे गाइस, क्या होगा आंसर? यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर लिख लिया सबने? पक्का मैं आंसर पे जाऊँ, ज़रूर लिखे गाइस कमेंट सेक्शन खोल के आंसर, अपने आप को चेक करिए, बैठे मत रहिए, एक्टिव रहना है हमें क्लास में, इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी डाले बीच में कि आप एक्टिव रहो। चलिए मैं आंसर बता दी, आंसर इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स गाइस। 4.6 बिलियन हमारी एज ऑफ अर्थ है, ठीक है। सो दिस इज़ द एज ऑफ अर्थ, और ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है।
ठीक है। आई होप आपने आंसर जरूर लिखा हो। आगे बढ़ते हैं, हम एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं गाइस, ठीक है। अर्थ का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, अर्थ कैसे बनी है एक्चुअली में। पहले तो वो प्लैनेट बना, पर अब वो कैसे लाइफ सपोर्ट कर रही है वो समझेंगे हम। अर्ली अर्थ वॉज हॉट, रॉकी एंड बैरन विद अ थिन हाइड्रोजन हीलियम एटमॉस्फेयर। गाइस अर्थ जो है भाई, वो प्लैनेट फॉर्म हुआ ना इतने इतने हॉट क्लाउड से फॉर्म हुआ, तो वो हॉट होगी, रॉकी होगी, बैरन होगी विद अ थिन हाइड्रोजन हीलियम एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन हीलियम एटमॉस्फेयर के हमारा जो पूरा अर्थ है वो बना पहले, ठीक है। वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट अर्थ विद वाटर एंड लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन। भाई अभी हम अर्थ पे रह रहे हैं तो हमें तो पानी दिख रहा है, हवा दिख रही, गैस, हम सांस ले पा रहे हैं। पहले तो सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम एटमॉस्फेयर ही था अर्थ में। अर्थ बहुत ही एक नॉर्मल प्लैनेट था जिसमें हॉट रॉकी प्लैनेट था, फिर बाद में लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस आई। मेजर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो है ट्रांसफॉर्म्ड अर्थ ओवर टाइम। सो बहुत सालों तक अर्थ के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजेस आए, जिसकी वजह से अर्थ जो हमारी लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस देने वाली प्लैनेट बनी। एवोल्यूशन कब बिगान हो गया था? 4600 मिलियन ईयर्स अगो एंड कंटिन्यूज ग्रेजुअली। तो हमारा अर्थ यहाँ से एवोल्यूशन बिगान हो गया था ना गाइस। 4600 मिलियन मतलब ही होता है कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारी एज ऑफ अर्थ है। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, सेम चीज़ है, मतलब सेम ही है। 4.6 बिलियन ईयर्स का हो चाहे 4600 मिलियन ईयर्स का हो, बात सेम है। सो दिस इज हाउ हमारा अर्थ एज ऑफ अर्थ हमने देखा वही क्वेश्चन, और यही हमारा इवोल्यूशन बिगान होता है, कैसे ये पूरा ग्रेजुअली कंटिन्यू करता है। चलिए आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड इंटरनल वेरिएशन ऑफ अर्थ के बारे में। सो गाइस अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसका इंटरनल वेरिएशन कैसा, हम उसके बारे में बात करेंगे। अर्थ हैज़ अ लेयर्ड नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। सो अर्थ जो है वो एक तो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, हर जगह आपको सेम चीज़ नहीं मिलेगी, नॉन यूनिफॉर्म बना हुआ है। एटमॉस्फेयर हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी। एटमॉस्फेयर में भाई हवा है सिर्फ, ठीक है, बहुत ही लोएस्ट डेंसिटी आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी। इंटीरियर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स विथ वेरिंग कॉम्पोजिशन। सो इंटीरियर जो है हमारा अलग अलग टाइप्स का है, डिफरेंट जोन्स बने हुए, अलग अलग कॉम्पोजिशन का बना हुआ है हमारे अर्थ का जो इंटीरियर है। डेंसिटी एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंज फ्रॉम सर्फेस टू द कोर। हम यहाँ सबको पता है इसकी डेंसिटी जो है, जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट हो रही है ना, कि भाई ऊपर कैसी है, अर्थ के अंदर और अलग अलग है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये सब डिफरेंट है, अर्थ का जो पूरा वो जो बना हुआ है हमारा अर्थ जो है वो बाहर की तरफ अलग से, अंदर की तरफ अलग बना हुआ है। तो कॉम्पोजिशन वेरीज, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे ना। एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है गाइस? लैंड, करेक्ट, हमने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में। सो लिथोस्फीयर मतलब कि लैंड कैसे बना होगा जो हमारा अर्थ का बना है। नाउ अर्ली अर्थ वॉज हॉट, वॉलेटाइल एंड डेंस। हमको पता ये बात कि जो अर्थ है वो पहले बहुत हॉट प्लैनेट था, वॉलेटाइल और डेंस प्लैनेट था। इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉज्ड मटीरियल्स टू सेपरेट। नॉट टेम्परेचर इतना बढ़ गया अर्थ का कि उसके अंदर के जो मटीरियल्स है वो सेपरेट कर गए, ठीक है। हैवी मटीरियल्स जो है वो सांग कर गए, वो ठीक है, वो सांग कर गए। एंड लाइटर मटीरियल्स दे रोज। सो लाइटर मटीरियल्स हमेशा ऊपर जाता है गाइस, जो हैवी मटीरियल वो नीचे रह जाता है। दैट्स व्हाई हैवी मटीरियल सांग कर गया और जो लाइट मटीरियल है वो रोज कर गया। और यही प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। यहीं से डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो कि भाई जो हैवी मटीरियल है वो सांग कर गया, लाइटर मटीरियल जो है हमारा वो ऊपर चला गया, और जो हैवी मटीरियल है वो नीचे चला गया। तो क्या हो गया? टेम्परेचर की वजह से मटीरियल्स हमारे सेपरेट कर गए। तो यही जो प्रोसेस हम डिफ्रेंसिएशन नाम देते हैं। सो अब कैसे ये जो हमारा डिफ्रेंसिएशन हुआ, तो लेयर्स ऑफ क्रस्ट कैसे बनोगी अर्थ की, हम वो पता कर रहा है। अर्थ की जो हमारा ये डिफ्रेंसिएशन हुआ, ठीक है, दिस प्रोसेस जो है हुआ, अर्थ कूल कर गई, सॉलिडिफाई कर गई और रिड्यूस कर गई अपनी साइज में। बिकॉज ऑफ दिस जो आउटर सर्फेस है वो हो गया एज अ सॉलिड क्रस्ट, सॉलिड क्रस्ट की तरह आउटर सर्फेस बन गया। इंटरनल लेयर जो है फॉर्म्ड क्रस्ट, मैंटल, कोर। कोर हमारे दो पार्ट्स है, आउटर कोर एंड इनर कोर। सो दिस इज हाउ अर्थ की इंटरनल लेयर्स ऑफ सर्फेस बनी। आउटर सर्फेस में एक सॉलिड क्रस्ट फॉर्म हो गया, अर्थ ठंडी हो गई, सॉलिडिफाइड हो गई, तो हमारा अर्थ का क्रस्ट बना। डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम सर्फेस टू द कोर। ऑब्वियसली बात है गाइस, जो डेंसर मटीरियल सांग करके, तो अर्थ के इंटीरियर में जब आप कोर में जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज कर रही है फ्रॉम सर्फेस टू द कोर, कोर की तरफ इंक्रीज कर रही है बहुत डेंसिटी। दिस इज हाउ फॉर्मेशन बना लेयर्स एंड क्रस्ट का, कि पहले अर्थ कैसे कितनी हॉट थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था, धीरे धीरे मटीरियल्स डिफरेंट सेपरेट कर गए, करेक्ट, और उसके बाद अर्थ कूल हो गए, सॉलिडिफाई हो गए, इसको पूरा क्रस्ट और इसकी लेयर्स बनाती है। सो दिस इज हाउ फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स एंड क्रस्ट हैपन इन अर्थ। नाउ गाइस एडिशनल इन्फ्लुएंसेस क्या हुआ है? जाइंट इम्पैक्ट ड्यूरिंग मून फॉर्मेशन रीहीटेड अर्थ। ना गाइस अर्थ ठंडी हो गई, सुबह से अर्थ रीहीट हो गई, क्योंकि मून का फॉर्मेशन जब हुआ, जब मून का फॉर्मेशन हुआ उसकी वजह से अर्थ फिर से रीहीट कर गई थी, जिसकी वजह से इंटरनल डिफ्रेंसिएशन और हो गया। इट हेल्प इन फर्दर इंटरनल डिफ्रेंसिएशन। अभी हमने पढ़ा कि डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ था, कि जो मटीरियल से सेपरेट कर गए थे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था, हैवी मटीरियल सांग कर गया, और जो हमारा लाइट मटीरियल था वो रोज कर गया था, ऊपर चला गया था। सो दिस इज और डिफ्रेंसिएशन हो गया था, इस प्रोसेस को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। नाउ जब हमारी अर्थ ठंडी होकर पूरा क्रस्ट बना ली, उसके बाद जब मून फॉर्मेशन हो रहा
रहा था, तो अर्थ फिर से रीहीट कर गई उसकी वजह से, जिसकी वजह से इंटरनल डिफ्रेंसिएशन में और मदद मिली हमें। तो क्या हो गया, जो लेयर फॉर्मेशन हुआ था हमारा वो और स्ट्रेंथन हो गया जो उसका प्रोसेस था, एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। मतलब बहुत सालों तक गाइस हमारा लिथोस्फीयर बनता गया कि कैसे पहले अर्थ हॉट थी, फिर उसके सेपरेट हुआ, फिर ठंडी हो गई, फिर मून जब बना फिर से वो रीहीट कर गई और जो हमारा लेयर फॉर्मेशन और स्ट्रेंथन हो गया, एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। तभी हमारा लिथोस्फीयर बना, हमारा लैंड बन का है जो हमारा अर्थ का है वो बना। चलिए आपको लिए एक क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। आई होप आपको समझ में आया कि अर्थ का लिथोस्फीयर कैसे बना, अर्थ कैसे आया, सब कुछ कैसे आया, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज द प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। नाउ ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया है। प्लीज़ इसे सॉल्व करिए, ठीक है। मैं चाहती हूँ आप सच में सॉल्व करिए, मुझे आंसर्स टाइप करके देगा इस कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर, या पेपर पेन पे ही लिख लो यार, एटलीस्ट एक्टिव रहो क्लास में, ठीक है। जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या होगा इस चीज़ का कि प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इधर 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, जल्दी से मुझे आंसर बताइएगा, इसमें वेट करिए आप लोग का। अगर आपको समझ है तो आप पॉज करके समझ के आंसर लिखो, पर ज़रूर लिखो गाइस, एटलीस्ट दिमाग में पता करो कि आंसर क्या होगा। लिख लिया, मैं आंसर पे जाऊँ, मैं आंसर बताऊँ पक्का। चलिए मैं आंसर बता दी गाइस, ये आंसर इज ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। ऑब्वियस ही बात है, प्लैनेट्स कहाँ हैं भाई, सोलर सिस्टम में ही है ना, तो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस भी कहाँ होगा, सोलर सिस्टम में, करेक्ट। सो द आंसर इज ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया है, आई होप आपने ज़रूर सॉल्व किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। सो गाइस हमने कितना कुछ पढ़ लिया ना अभी तक, हमने अर्थ कैसे बना, गैलेक्सीज कैसे बनी, स्टार कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना। अब हम बात करें कि अर्थ पे एवोल्यूशन कैसे हुआ, कि भाई पहले लिथोस्फीयर कैसे बना, नेक्स्ट समझा रहे हैं अब एटमॉस्फेयर कैसे बना होगा, ठीक है। क्योंकि अर्थ तो पहले ऐसे नहीं थी, अब कैसी वो कैसे बनी उसे मैं बात करूँ। लिथोस्फीयर ऐसे बना हमने समझ लिया, अब हम जा रहे हैं कि एटमॉस्फेयर कैसे बना होगा, कैसे ऑक्सीजन आया होगा वहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर मेनली कंपोज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अभी की हम बात करें तो अभी तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, पर भाई उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था ना, तब तो ना नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस थे, तब तो वो हाइड्रोजन हीलियम गैस, वो नेबुला से हमारा अर्थ बना था, करेक्ट। सो लॉस ऑफ प्राइमोरियल एटमॉस्फेयर मतलब हाइड्रोजन हीलियम गायब हो गए। हाइड्रोजन हीलियम का पहले एटमॉस्फेयर बनना था हमारे अर्थ, क्योंकि उसी से हमारा पूरा अर्थ बना था, करेक्ट। तो वो धीरे धीरे गायब हुआ। स्टेज 2 क्या है, गैसेज रिलीज फ्रॉम अर्थ्स इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर से गैसेज रिलीज हुई, हम कहते हैं डी गैसिंग। एंड स्टेज 3 क्या है, मॉडिफिकेशन बाय लाइफ थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो पहले कैसे छोटे छोटे प्लांट्स बनेंगे, कैसे फोटोसिंथेसिस लाइफ मॉडिफाई हुई, ये तीनों स्टेज हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइस कि एटमॉस्फेयर कैसे बना, ठीक है। मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे। अब हम जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ अर्ली एटमॉस्फेयर में, भाई कैसे बना होगा एग्जैक्टली। प्राइमोरियल एटमॉस्फेयर स्ट्रिप्ड अवे बाय सोलर विंड्स। सो सोलर विंड्स की वजह से प्राइमोरियल एटमॉस्फेयर मतलब जो हाइड्रोजन हीलियम गैसेस थी वो सब उड़ गई, ठीक है, बहुत हल्की गैसेस होती सब उड़ गई। अब जो गैसेस रिलीज हुई वो अर्थ के इंटीरियर से गैस रिलीज हुई, फिर से ड्यूरिंग कूलिंग होने वक्त अर्थ के इंटीरियर से गैसेस रिलीज हुई, ठीक है। एंड अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेन्ड वाटर वेपर, CO2 दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया। सो गाइस सबसे पहले क्या हुआ कि हाइड्रोजन हीलियम को भैया उड़ा दिया, ठीक है। जो हमारी सोलर विंड्स है उसकी वजह से प्राइमोरियल एटमॉस्फेयर है वो स्ट्रिप्ड अवे हो गया, वो गायब हो गया। उसकी वजह से बाद में गैसेस रिलीज अर्थ के इंटीरियर से हुई, क्योंकि कूलिंग हो रही थी अर्थ की। और अर्ली एटमॉस्फेयर से पहले क्या क्या आया, वाटर वेपर आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया, मीथेन आया, अमोनिया आया। वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन वॉज प्रेजेंट, ऑक्सीजन तो बहुत कम थी, पहले यही गैसेस आई। सो गाइज सबसे पहले हमारी ये सारी जो अर्ली एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है ये आई थी, ठीक है, और यही हमारा एटमॉस्फेयर बना, ठीक है। ऑक्सीजन तो बहुत कम आई थी यहाँ पे, पहले सारी यही गैसेस आई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा एटमॉस्फेयर अर्ली एटमॉस्फेयर कैसे बना, हमने वो पढ़ा, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं कि हमारा हाइड्रोस्फीयर कैसे बना, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर दैट इज ओशंस। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी कहाँ से आया होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई अर्थ पे ऑक्सीजन कैसे आई, ठीक है। तो अभी पहले ये समझो, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ऑक्सीजन कैसा आया होगा। अभी तक हमने ये समझ लिया कि अच्छा ये गैसेस पहले आई थी अर्ली एटमॉस्फेयर में। अब हम बात करें कि हाइड्रोस्फीयर कैसे बना, मतलब हमारा वाटर कैसे बना होगा गाइस, ठीक है। हम इसके बारे में बात करते हैं। वाटर वेपर कंडेंस्ड एज अर्थ कूल। अभी हमने पढ़ा ना कि एटमॉस्फेयर जब बन रहा था, अर्ली एटमॉस्फेयर जब बना था, वाटर वेपर निकला था बाहर अर्थ में, ठीक है। तो यही जो वाटर वेपर जो हमारे अर्थ में आया ये कंडेंस हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया, पानी भर गया, रेनफॉल हुई। मतलब जब वाटर वेपर हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर में बना, यही वाटर वेपर अर्थ जब ठंडी हो रही थी कंडेंस हो जाता है गाइस, जिसकी वजह से रेनफॉल हुआ। एंड रेनफॉल लेड टू द अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन डिप्रेशंस। मतलब ओशंस कैसे बने होंगे आप सोचो कि पहले एटमॉस्फेयर बना, अर्थ ठंडी हुई, अंदर से डी गैसें हुई, अंदर से गैसेस निकली, वाटर वेपर निकला, CO2 निकला, मीथेन निकला, अमोनिया निकला। यही वाटर वेपर जो है जब अर्थ हमारी ठंडी हो रही थी, यही वाटर वेपर हमारा कंडेंस हो जाता है, और यही वाटर वेपर की वजह से क्या होता है, रेनफॉल होती है अर्थ पे। एंड यही रेनफॉल
रेनफॉल का जो पानी है ये अक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाता है इन डिप्रेशंस, तभी से हमारा ओशंस फॉर्म हुआ। एंड ओशंस फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स। तो 500 मिलियन ईयर्स के विद में हमारा ओशंस फॉर्मेशन ऐसे हुआ था। ओशंस आर अबाउट 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सो दिस इज हाउ ओशंस वो फॉर्म्ड गाइज। इसी की वजह से हमारे वाटर बॉडीज आया, हाइड्रोस्फीयर आया। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ लाइफ इन एटमॉस्फेयर एवोल्यूशन। नाउ लाइफ का क्या रोल रहा है एटमॉस्फेयर एवोल्यूशन में गाइज, इसके बारे में बात करते हैं। लाइफ बिगान अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो इन ओशन। सो गाइज ओशंस में 3 बिलियन ईयर्स से पहले लाइफ जो हमारी वहाँ पे शुरू हुई। फोटोसिंथेसिस इवॉल्व 2.5 to 3 बिलियन ईयर्स अगो। फोटोसिंथेसिस भी हमारा इवॉल्व हुआ था। ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू ओशंस फर्स्ट। सो गाइज हाइड्रोस्फीयर आया, ठीक है, फिर वहाँ पे पानी के अंदर ओशन से लाइफ बिगान, लाइफ शुरू हुई, तो फोटोसिंथेसिस भी इवॉल्व हुआ। और उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो पहले ओशंस में रिलीज हुई थी। ऑक्सीजन पहले एटमॉस्फेयर में नहीं थी, ऑक्सीजन जो हमारी पहले ओशंस में रिलीज हुई एंड लेटर ऑक्सीजन अक्यूमुलेटेड इन दी एटमॉस्फेयर। सो धीरे धीरे कैसे हुआ कि पहले एटमॉस्फेयर बना, फिर उसकी वजह से वाटर वेपर की वजह से हमारा ओशंस बना, फिर ओशंस में पहले ऑक्सीजन रिलीज हुई थी, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन जो हमारी इकट्ठा होती गई हमारे एटमॉस्फेयर में। सो दिस इज़ हाउ ऑक्सीजन कैसे एटमॉस्फेयर में आई। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे हमारा पहले लिथोस्फेयर कैसे बना, हमने वो समझा, फिर हमने समझा हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना, फिर हमने समझा हाइड्रोस्फेयर कैसे बना। सो दिस इज़ हाउ कैसे हमारा अर्थ जो अब एक लिविंग प्लैनेट बनने लगा, एक लाइफ देने वाला प्लैनेट बनने लगा। एंड तभी से यहाँ पे ओशंस के अंदर हमारा ये ऑक्सीजन पहले रिलीज़ हुआ और फिर ऑक्सीजन टोटल हमारे एटमॉस्फेयर में अक्यूमुलेट कर गया। चलिए, सो हमारा अब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली बिकेम ऑक्सीजन रिच। सो दिस इज़ हाउ ऑक्सीजन जो हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़ गया। पहले ओशंस में रिलीज़ हुआ था हाइड्रोस्फीयर बनने के बाद, और उसके बाद ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। सपोर्टेड एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट किया। ओशंस एंड एटमॉस्फेयर इवॉल्व्ड टुगेदर। सो ओशन एंड एटमॉस्फेयर दोनों ही साथ में इवॉल्व हुए थे। रिजल्टेड इन प्रेजेंट लाइफ सपोर्टिंग अर्थ। जो अभी हमारी लाइफ सपोर्टिंग अर्थ है, ऐसे ही हमारी पूरी जो लाइफ है अर्थ पे, कि जो लाइफ सपोर्टिंग अर्थ हमारा प्लानट जो है ऐसे बना था। दिस इज़ हाउ पूरा फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है कि कैसे अर्थ हमारा एक बहुत ही हॉट प्लानट से एक लाइफ सपोर्टिंग प्लानट बना। चलिए गाइज, आपके लिए एक क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टेड मेनली ऑफ। अभी हमने हमारे वीडियो में बात करी, अगर आप एक्टर तो आप पक्का क्वेश्चन मुझे बता लोगे। चलिए कमेंट सेक्शन खोलिए और आंसर टाइप करिए। The options are ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है गाइस, ठीक है। सो अर्ली एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है वो किससे बना, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको याद हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लेके मैं वेट करी आप लोगों के लिए। लिख लिया सबने? जल्दी से मुझे ऑप्शन लेके बताइए कमेंट सेक्शन में। पक्का लिख लिया? आगे बढ़ूँ मैं? चलिए आगे बढ़ते गाइस। द आंसर इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। अभी हमने पढ़ा था ना गाइस कि हाइड्रोजन हीलियम नेबुलर क्लाउड में था, उसी भी गैसेस की वजह से हमारा अर्थ बना। तो उसका जो पहला एटमॉस्फेयर वो हाइड्रोजन हीलियम का ही बना था। फिर ये गैसेस उड़ गई थी, फिर हमारे धीरे धीरे कैसे अर्थ के डी गैसिंग की वजह से दूसरी गैसेस आई और फिर हाइड्रोस्फीयर बना, फिर ऑक्सीजन आई। आपको याद है, अभी हमने जस्ट पढ़ा। सो अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। आई होप आपको समझ आया हो, अपना आंसर ज़रूर लिखा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं गाइस। हमने लाइफ कैसे आई अर्थ पे पूरा समझ लिया है। अब यही हमारा लास्ट टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। फाइनल स्टेज इन अर्थ एवोल्यूशन इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अर्ली अर्थ एंड एटमॉस्फेयर वर नॉट सूटेबल फॉर लाइफ। तो जो पहली की अर्थ हमारी बनी थी, सो पहले अर्थ हमारी ऐसी थी, अब हमारी अर्थ ऐसी थी। तो पहले ये सूटेबल नहीं थी भाई हमारे लिए, अब है, ठीक है। लाइफ डेवलप्ड ग्रेजुअली ओवर टाइम। धीरे धीरे लाइफ डेवलप हुई गाइस। मार्क्स ट्रांजिशन टू अ लिविंग प्लानट। सो धीरे धीरे हमारा एक लिविंग प्लानट बना, ठीक है। धीरे धीरे हमारी लाइफ हुई, लाइफ बनी है हमारे अर्थ पे। केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ अगर हम देखें, सो लाइफ बिगैन थ्रू केमिकल रिएक्शन। सो हमारी लाइफ और भी जब बनी तो गाइस केमिकल रिएक्शंस की वजह से बनी। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स असेंबल्ड इनटू सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम्स। सो गाइस जो केमिकल रिएक्शंस हुए, ठीक है, उसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनना शुरू। ये देखिए आपको, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। एंड दिस कन्वर्टेड नॉन लिविंग मैटर टू लिविंग सब्सटेंसेस। सो भाई लाइफ कैसा है ये अर्थ पे, धीरे धीरे हमारा अर्थ जो ट्रांसफॉर्म तो हुआ इनटू अ वेरी लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट। धीरे धीरे क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ बना। केमिकल रिएक्शंस हुए अर्थ की वजह से, क्या हुआ कि जो नॉन लिविंग मैटर है वो धीरे धीरे लिविंग सब्सटेंस में कन्वर्ट होता गया, ठीक है। दिस इज जो केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। और यहीं से हमारा एविडेंस एंड टाइमलाइन कैसे पता चलता है हमें, कि फॉसिल्स फाउंड विद इन रॉक्स विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अर्ली लाइफ। सो अर्ली लाइफ के हमें फॉसिल्स मिलते, देखिए ये माइक्रो फॉसिल्स हमें देखने को मिले थे, ठीक है, ये हमें देखने को मिला था। अर्ली फॉर्म्स सिमिलर टू ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो एकदम अर्ली फॉर्म्स थी जिस विच लुक सिमिलर टू ब्लू ग्रीन एल्गी।
एविडेंस डेट्स बैक ओवर 3000 मिलियन ईयर्स एंड लाइफ लाइटली बिगान अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स को। सो गाइस सबसे पहले छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिले थे, ठीक है, इसी से हमें पता चलता है कि लाइफ कितने सालों पहले आई होगी। सो दिस इज़ हाउ ये एविडेंस एंड टाइमलाइन से हमें पता चला कि भाई जो लाइफ है अर्थ है वो कैसे धीरे धीरे बनी, पूरा ओरिजिन बना हमारी लाइफ का, और अर्थ अब एक लाइफ सपोर्टिंग प्लानट पूरी तरह बना। सो दिस इज़ हाउ हमारा अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ गाइस। चलिए आज का चैप्टर हम यहीं फिनिश करें गाइस। पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, हमने बहुत सारे इंटरेस्ट में बात करी, जैसे हमारा अर्थ कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन, स्टार्स का फॉर्मेशन, ठीक है, अर्थ पे कैसे लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट बना अर्थ हमारा। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। कोई भी मुझे फीडबैक सजेशन देना हो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएं गाइस, मैं ज़रूर उसको कंसिडर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3, जो आपका आज वेंसडे, यस फ्राइडे को मैं अपलोड करूँगी गाइस, हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।